नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। स्कूल व्याख्याता और कॉलेज व्याख्याता के एमसीक्यूज प्रश्नों की सीरीज को आगे हम आज बढ़ा रहे हैं। आप जानते हैं कि हमने प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स और आज हम जॉन लॉक के उन प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। आप हमारे साथ बने रहें और इन प्रश्नों को समझे कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और किस प्रकार से इन प्रश्नों को आप लोग तैयार कर सकते हैं। लेकिन आप यदि स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ में अवश्य जुड़े। पॉलिटिकल एकेडमी ऐप को आप अवश्य डाउनलोड करें और पॉलिटिकल एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके आप डेमो क्लासेस में जाकर फोल्डर में जाकर आप हमारे नोट्स देख सकते हैं। आप हमारी बहुत सी कक्षाओं को स्कूल व्याख्याता से संबंधित देख सकते हैं और आपको ठीक लगती है तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। इवन आपकी किसी प्रकार की कोई शंका समाधान है तो आप 9252043821 पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, जिससे हम आपसे संपर्क भी करेंगे। तो पॉलिटिकल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है और चूंकि आपका समय बहुत अमूल्य है और इस बात की मैं इस बात का ध्यान भी रखता हूं, तो जॉन लॉक के प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे इन प्रश्नों को तैयार करना चाहिए। हमने जो लॉक टॉपिक जो करवा रखा है उस टॉपिक में से लगभग 99% प्रश्न कवर हो रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। आइए इन प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि लॉक के लिए निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा यानी सामाजिक समझौते की दृष्टि से सही नहीं है। आप लोग जरा इस प्रश्न को देखें कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो सामाजिक समझौते के संदर्भ में लॉक की दृष्टि में सही नहीं है। सबसे पहला कथन, संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाता है। पहला कथन यह है। दूसरा, संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी होती है। दूसरा। तीसरा, संविदा जिसमें व्यक्ति के कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं तो वह प्राकृतिक स्थिति में रखते हैं। और चौथा, संविदा प्रकृति के नियम पर विराम नहीं लगाती है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों की तभी क्लियर होंगे जब सामाजिक समझौता जो जॉन लॉक का उसको बहुत डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को ठीक से आप लोग क्लियर करेंगे, तब ऐसे प्रश्नों के आप लोग उत्तर दे पाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो नेट जुलाई 2018 में पूछा गया था। आइए एक एक चीज को हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए, 40 से 1 मिनट लगेंगे। 40-42 प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, लेकिन आप बने रहे अंत तक इस वीडियो में और इसको शेयर जरूर करें। आपको ठीक लगा तो आप लाइक भी जरूर करें और आपको कैसा लगे कमेंट्स लेकर करके भी हम लोगों को अवश्य बताएं। संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाता है। यह बात बिल्कुल सही है जॉन लॉक की दृष्टि में, क्योंकि जॉन लॉक जो मूल संविदा ओरिजिनल जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है उसके तहत नागरिक समाज का निर्माण किया जाता है और वो हमेशा बरकरार रहता है। नागरिक समाज कभी समाप्त नहीं होता है और नागरिक समाज के द्वारा जो दूसरे समझौते के तहत जिस सरकार, जिस शासन, जिस गवर्नमेंट का निर्माण किया जाता है, जनता यदि उससे संतुष्ट नहीं है तो विद्रोह करके उस सरकार को पदच्युत कर सकते हैं, सरकार को भंग किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। सरकार के भंग होने या हटने का मतलब समझौता समाप्त होना नहीं है। हॉब्स जबकि एक ही समझौते की बात करता है जहां पर विद्रोह के क्रांति के अधिकार के बाद में, क्रांति करने के बाद में वो सरकार भंग हो जाती है, राज्य भंग हो जाता है, क्योंकि हॉब्स सरकार, राज्य, समाज में कोई अंतर नहीं करता, तो वापस प्राकृतिक अवस्था में जाना होता है। लेकिन जॉन लॉक के नागरिक जो है वापस प्राकृतिक अवस्था में कभी भी नहीं जाते हैं, क्योंकि नागरिक समाज बना हुआ रहता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है कि संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाता है और उसके बाद में जो बहुमत का जो निर्णय होता है उसे स्वीकार आम जनता को करना ही होता है। दूसरा, संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी होती है। इस कथन को ठीक से समझिए आप लोग। जॉन लॉक का मानना है कि राज्य सहमति का परिणाम है। राज्य सहमति का परिणाम, इसका सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि व्यक्ति ने राज्य का निर्माण अपनी सहमति से किया है और व्यक्ति ने राज्य का निर्माण अपनी सहमति से किया है। तो इसका मतलब है कि नई पीढ़ी जो भी आएगी उन्हें राज्य को अपनी सहमति देनी होगी। तो एक बार सहमति दे दी, इसका मतलब यह नहीं है कि बस वो हमेशा हमेशा के लिए सहमति हो गई। नई पीढ़ियों को भी उसको पुनः सहमति देनी होती है। यह सहमति प्रत्यक्ष हो सकती है, यह सहमति अप्रत्यक्ष हो सकती है। जॉन लॉक 2 प्रकार की सहमति की चर्चा करता है, प्रत्यक्ष सहमति और अप्रत्यक्ष सहमति। तो यह कथन इसके संदर्भ में बिल्कुल गलत है, क्योंकि संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी होती है, जबकि सही कथन होता है कि हर एक पीढ़ी को सहमति देनी होती है। तीसरा, संविदा जिसमें प्रत्येक के कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं जो वे प्राकृतिक स्थिति में रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। जॉन लॉक हॉब्स की भांति सभी प्राकृतिक अधिकारों को नागरिक समाज को सुपुर्द नहीं करवाते हैं।
जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति अपने पास में 3 प्राकृतिक अधिकार रखते हुए समझौता करता है, और वो सबसे महत्वपूर्ण जो 3 प्राकृतिक अधिकार है, जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का अधिकार है। और आप लोगों को एक बार फिर से बता देते हैं कि संपत्ति के अधिकार को वो सबसे महत्वपूर्ण मानता है और जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को संपत्ति के अधिकार में समाहित मानता है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जॉन लॉक का जो मानव है वो प्राकृतिक अवस्था के बाद जब सामाजिक समझौता करता है तो वो 3 प्राकृतिक अधिकारों को अपने पास में रखते हुए अन्य प्राकृतिक अधिकारों को नागरिक समाज को सौंपता है, और वही नागरिक समाज सरकार को सौंप देता है दूसरे समझौते के माध्यम से। तो ये कथन बिल्कुल सही है कि संविदा जिसमें व्यक्ति के कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं जो प्राकृतिक स्थिति में रखते हैं, इनकी वो सभी अधिकार नहीं छोड़ते हैं, वो 3 प्राकृतिक अधिकार अपने पास में रखते हैं। आप लोगों के मन में एक प्रश्न होना चाहिए कि कुछ एक अधिकार, इसका मतलब वो कौन से अधिकार छोड़ता है? वो अधिकार छोड़ता है उन 3 अधिकारों की भी हम लोग बात कर लेते हैं। जॉन लॉक स्पष्टतः ये बात कहता है कि मनुष्य में विवेक होता है और विवेक ही प्राकृतिक नियम के रूप में कार्य करते हैं, और वो प्राकृतिक नियम ही व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि यदि कोई व्यक्ति प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको दंड दे सकता है। प्राकृतिक नियम कौन से होंगे? प्राकृतिक नियमों को लागू कर रहे हैं, और यदि कोई मनुष्य प्राकृतिक नियमों का प्राकृतिक अवस्था में उल्लंघन करता है तो उसे दंड दे सकता है। जॉन लॉक ने कहा यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी प्राकृतिक अवस्था में कि प्राकृतिक नियमों की स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। प्राकृतिक नियमों में किसे शामिल किया जाए, किसे शामिल नहीं किया जाए, उसकी सूची बनाना बड़ा मुश्किल कार्य था। दूसरा, प्राकृतिक नियमों को लागू करने वाली कोई संस्था नहीं थी, और तीसरा, प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन होने पर दंड देने वाली कोई संस्था नहीं थी। इन 3 असुविधाओं को दूर करने के लिए ही तो मानव प्राकृतिक अवस्था में सामाजिक समझौता करके, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके नागरिक समाज का निर्माण करता है। तो ये उस समझौते के तहत मानव इन 3 प्राकृतिक अधिकारों को छोड़ता है और 3 प्राकृतिक अधिकार अपने पास में रखता है, वो है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। तो एकदम कथन ठीक है। तीसरा, संविदा प्रकृति के नियम पर विराम नहीं लगाती है। बिल्कुल बात सही है। प्राकृतिक जो नियम है, जॉन लॉक स्पष्टतः इस बात को लिखते हैं कि प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक कानून समाज में कभी समाप्त नहीं होते हैं। यानी आपने नागरिक समाज का निर्माण कर दिया है, नागरिक समाज ने सरकार का निर्माण कर दिया है। वो सरकार जब नियम बनाएगी, जब शासन करेगी, तो वो प्राकृतिक कानूनों से संचालित होगी, अर्थात उस सरकार पर प्राकृतिक नियमों का नियंत्रण रहेगा। प्राकृतिक नियम कभी समाप्त नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, क्योंकि सामाजिक संविदा की दृष्टि में यह कथन सही नहीं है, बाकी सारे कथन सही है। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर ऐसे प्रश्नों के आप लोग उत्तर दे सकते हैं। आप इस वीडियो में बने रहें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए समय जरूर लगेगा, मुझे लगता है 40-45 मिनट की आज की कक्षा होनी चाहिए। नंबर 2, नीचे 2 कथन दिए गए और ये नेट 2017 का प्रश्न है। एक कथन है, एक कारण है और उसके विकल्प दे रखे हैं। आप ऐसे प्रश्नों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम कथन की बात करते हैं, ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करना चाहिए उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए, नंबर 1 कथन है कि लॉक के लिए श्रम संपत्ति का स्रोत और औचित्य है। जॉन लॉक ने संपत्ति का जो सिद्धांत दिया, जॉन लॉक ने उस संपत्ति के विचारों में जो श्रम का सिद्धांत दिया वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जॉन लॉक का मानना था कि ये जो धरती है, ये जो पृथ्वी है और इस पृथ्वी के जो फल है, अर्थात इस जितने भी प्राकृतिक जो संपदा है वो ईश्वर की देन है, और मानव भी ईश्वर की देन है, अर्थात मनुष्य सभी समान हैं और सभी आजाद है। जॉन लॉक की बातों, इन कथनों को आपको बहुत ढंग से जानना होगा। जॉन लॉक के अनुसार प्रत्येक मनुष्य आजाद है। आजाद है इसका मतलब वो किसी के अधीन नहीं है। प्रत्येक मनुष्य समान है, अर्थात ईश्वर ने सबको समान बनाया है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के पास में 3 प्राकृतिक अधिकार है। जॉन लॉक का कहना था कि ये जो पृथ्वी पर जितनी भी प्राकृतिक संपदा है, व्यक्ति अपने श्रम को उनके साथ मिलाकर उस संपत्ति को अपना कर सकता है। अर्थात जो भी वस्तुएं हैं उनके साथ यदि मैंने अपना श्रम शामिल कर दिया है तो वो मेरी निजी संपत्ति बन जाती है। मैं इस बात को इस प्रकार से समझाता हूं कि जो प्राकृतिक जो संपदाएं हैं, अर्थात जो ईश्वर की जो संपदा है, ईश्वर की जो संपदा है यानी कि पृथ्वी, इसमें यदि मैं अपना श्रम मिला देता हूं तो उसके बाद में वो मेरी कैसी संपत्ति हो जाएगी? वो मेरी निजी संपत्ति हो जाएगी। कैसी संपत्ति हो जाएगी? मेरी निजी संपत्ति हो जाएगी। वो मेरी निजी संपत्ति हो जाएगी, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाएगी वो। तो ये बात बिल्कुल सही है कि लॉक के लिए श्रम संपत्ति, अर्थात किसी भी संपत्ति के साथ मैंने अपना श्रम शामिल कर दिया तो वो मेरी निजी संपत्ति हो गई, और उसका औचित्य है। जॉन लॉक आगे लिखते हैं कि श्रम न केवल
निजी संपत्ति को तय करता है बल्कि उसका मूल्य भी निर्धारित होता है। यानी कि उस संपत्ति का मूल्य कितना होगा वो भी उस बात से तय होता है कि उसके साथ कितना श्रम सम्मिलित है, उसके आधार पर तय होता है। आप लोगों को कार्ल मार्क्स का श्रम का मूल्य सिद्धांत आप लोगों को याद आ रहा होगा। उन्होंने जो अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत दिया वो लगभग इसी प्रकार का था। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि मार्केट में जितनी भी वस्तुएं हैं उसका मूल्य कैसे तय हो रहा है, उसका मूल्य इस बात से तय होता है कि उसके पीछे मेहनत कितनी है, उसके पीछे श्रम कितना मिला हुआ है। तो बिल्कुल यह कथन सही है। दूसरा, इसका कार्य पृथ्वी को उपभोज्य सामान में बदलना है, यह कथन भी एकदम सही है। पहले तो हमें यह देखना होता है कि दोनों कथन सही है अथवा नहीं, फिर देखना होता है कि पहला कथन दूसरे की व्याख्या कर रहा है अथवा नहीं है। श्रम के सिद्धांत के माध्यम से जॉन लॉक इस बात को स्पष्ट करना चाह रहा है कि जो पृथ्वी है वो उपभोज्य यानी उपभोग योग्य सामान में बदलना है। ईश्वर की जो ये प्रकृति पृथ्वी है, जो इसके संसाधन है, ये मानव के उपयोग योग्य कब होंगे? जब मानव उसमें अपना श्रम सम्मिलित करेगा। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है और ये इसकी बिल्कुल व्याख्या भी कर रहा है। इसलिए जो है ये एक नंबर आपके सही होगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि ये जो श्रम का सिद्धांत जो उसने दिया है इसका मुख्य उद्देश्य था कि पृथ्वी के जो सामग्री है, पृथ्वी पर जो फल है पृथ्वी के, उसका मानव किस प्रकार से उपभोग कर सकता है। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न भी आपका एकदम क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे, तीसरा प्रश्न। लॉक के लिए एक प्राकृतिक अधिकार के रूप में स्वतंत्रता है, यानी स्वतंत्रता एक प्राकृतिक अधिकार के रूप में क्या है? जॉन लॉक के अनुसार नैतिक अधिकार है? नहीं। बौद्धिक अधिकार है? नहीं। व्यक्तिगत अधिकार है? नहीं। वो उसे सार्वभौमिक अधिकार कहता है। बहुत ढंग से इस बात को जानना है। एक्चुअली जब हम पढ़ के नहीं जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर सीधा दे देते हैं कि वो व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है। वो अलग बात है, वो व्यक्तिगत अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हम थिंकर पढ़ते हैं, जब हम विचारक पढ़ते हैं, तब हमें किसी भी प्रश्न का उत्तर अपने विवेक से देना ही नहीं होता है। उन्होंने क्या कहा यह महत्वपूर्ण है। और जॉन लॉक स्वतंत्रता के अधिकार को सार्वभौमिक अधिकार कहता है, यूनिवर्सल राइट कहता है, सार्वभौमिक अधिकार कहता है। यह एक ऐसा अधिकार है जो प्रत्येक मानव के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना स्वतंत्रता के मानव जीवन की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने इस विचार पर संदेह प्रकट किया कि लॉक गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थक थे? 1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति होती है और जिसके तहत निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करके वहां पर सीमित राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की जाती है। जॉन लॉक का जन्म एक प्यूरिटन परिवार में हुआ था। वो विहिंग दल का सदस्य भी था, उसका परिवार विहिंग दल से संबंधित था। शेफ्ट शबरी, जिसके वो संपर्क में रहा लंबे समय तक, जिसका निजी सचिव भी रहा, वो स्वयं विंग दल के संस्थापक थे। वो गणतंत्र के संस्थापक थे। और आप लोग जानते हैं कि इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों के बीच में संघर्ष चल रहा था। कैथोलिक संसद के समर्थक थे और प्रोटेस्टेंट संसद के समर्थक थे और कैथोलिक जो है राजतंत्र के समर्थक थे। इनके बीच में जो संघर्ष चला उसको हम प्यूरिटन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। 1642 से 1649 के बीच में वहां पर गृह युद्ध होता है। हॉब्स ने भी इन परिस्थितियों को देखा था, जॉन लॉक ने भी इन परिस्थितियों को देखा था। लेकिन जॉन लॉक सीमित शासन के समर्थक थे। जॉन लॉक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करना चाहते थे, इसलिए वो निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध में थे। तो इस प्रकार से उन्होंने जो अपनी पुस्तक भी लिखी, टू ट्रीटिजेज, ये जो पुस्तक उनकी थी, ऐसा कुछ विचारकों का मानना था कि वो गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थन में थी, लेकिन कुछ का मानना था कि वो उसके समर्थन में नहीं थी। एस्क्रॉट एक ऐसे विद्वान थे जिनका मानना था कि जॉन लॉक गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थक नहीं थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा एस्क्रॉफ्ट। एक्चुअली कुछ प्रश्न के उत्तर देने के लिए हमें फैक्ट याद होने चाहिए और वो फैक्ट एकदम लाइन टू लाइन हम लोगों को याद होने चाहिए। तो एस्क्रॉफ्ट का मानना था, लॉसलैट का भी मानना था, लेस्लॉट का भी मानना था कि जॉन लॉक न तो विहिंग दल से संबंधित थे, न वो गौरवपूर्ण क्रांति से संबंधित थे। लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो जॉन लॉक गौरवपूर्ण क्रांति से संबंधित थे, क्योंकि जो राई षड्यंत्र जो होता है, उस राई षड्यंत्र में मॉनमाहुत जो विद्रोह होता है उसमें भी अप्रत्यक्ष जॉन लॉक के हाथ दिखाई देते हैं। ऐसे आरोप जॉन लॉक के ऊपर लगते हैं कि वो जो स्टुअर्ट जो राजा थे उनको सत्ता से हटाकर वहां पर सीमित शासन की स्थापना करना चाहते थे। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को यदि चाहते हैं कि ऐसे प्रश्नों के आप लोगों को हल मिले, तो आप हमारे मोबाइल ऐप को अवश्य डाउनलोड करें, पॉलिटिकल एकेडमी को। और पॉलिटिकल एकेडमी को डाउनलोड करने के बाद आप हमारे वीडियो अवश्य देखें और अब कम से कम हमारे ऐप को अवश्य डाउनलोड करें। और आप यदि इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, आप इस प्रकार के कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो आपका हमारे मोबाइल ऐप पॉलिटिकल एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
देखिए आजकल कथन के प्रश्न बहुत अधिक आते हैं, तो सबसे पहले जरूरी है कि हम प्रश्न को ठीक से पढ़ें। अक्सर हम जैसा सोचते हैं वैसा ही प्रश्न को पढ़ लेते हैं, हमें वैसे नहीं पढ़ना है। बिल्कुल इसको आपको अंडरलाइन करनी है कि कौन सा कथन सही नहीं है। इसका मतलब सीधा सा है कि नीचे ये दे रखे हैं, देखिए जब 4 कथन दे रखे हैं, इस प्रकार के विकल्प नहीं है, इसका मतलब तो 3 में से एक सही नहीं है, बाकी सही है। लेकिन इस प्रकार के विकल्प होते हैं तब सभी सही हो सकते हैं, एक सही हो सकता है, 2 सही हो सकते हैं, 3 सही हो सकते हैं। आइए इसको देखते हैं। राज्य को संवैधानिक राज्य होना चाहिए। बिल्कुल जॉन लॉक की बात 100% सही है, क्योंकि जॉन लॉक संवैधानिक राज्य के समर्थक थे। आप कहोगे कैसे? क्योंकि जॉन लॉक कानून को बहुत अधिक महत्व देते थे, वो विधि के शासन को स्वीकार करते थे। उनका मानना था कानून है तो स्वतंत्रता है। वो कानून के शासन को समर्थन करते थे। इवन वो तो यहां तक लिख देते हैं कि यदि राजा अपनी मनमानी से शासन करने लग जाता है तो व्यक्ति को क्रांति करने का अधिकार है। आप जानते हैं कि जॉन लॉक ने क्रांतियों का सिद्धांत दिया है, इसलिए जॉन लॉक को क्रांतियों का दार्शनिक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से वो संवैधानिक राज्य के समर्थक भी थे। नंबर 2, सरकार के पास सब विवेकीय अधिकार होने चाहिए। सरकार के पास में सब विवेकीय अधिकार होने चाहिए। बिल्कुल ये बात भी सही है, क्योंकि सरकार जो निर्णय लेगी वो बहुमत का निर्णय होगा, और जॉन लॉक बहुमत के सिद्धांत का समर्थन भी करते हैं। इस प्रकार से सरकार के द्वारा लिए गए कुछ सविवेक निर्णयों को भी व्यक्ति को मानना ही होगा। यह भी सही है। दूसरा, यह एक सहनशील राज्य होगा। सहनशील राज्य का मतलब हम कह सकते हैं सीमित राज्य। सहनशील राज्य का मतलब ऐसा राज्य जो निरंकुश नहीं हो सकता है, उसको जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो है शासन करना होगा, जनता के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उस राज्य को कार्य करना होगा। एक ऐसा राज्य जो नकारात्मक राज्य है, जो निषेधात्मक राज्य है, जो रात्रि प्रहरी राज्य है, जो हस्तक्षेपवादी राज्य है, जिसको हम सहनशील राज्य भी कह सकते हैं, क्योंकि वो उस राज्य में स्वयं की इच्छाएं नहीं चलती है। हम घर परिवार में बहुत सी चीजों को सहन करते हैं, इसका मतलब है कि हम अपनी इच्छाओं को नहीं चलाते हैं, दूसरे जो बातें कहते हैं उनको हमें सहन भी करना होता है। कुछ चीजें हमें पसंद नहीं है, फिर भी हमें उसको मानना होता है। तो बिल्कुल ये कथन भी ठीक है कि जॉन लॉक का जो राज्य है वो सहनशील राज्य भी है। चौथा, संपत्ति का अधिकार नैसर्गिक अधिकार नहीं है। बहुत ठीक से पढ़िए इस बात को। जॉन लॉक कहते हैं कि व्यक्ति के पास में 3 प्राकृतिक अधिकार है, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो जॉन लॉक संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानते हैं, जबकि यहां दे रखा है कि संपत्ति का अधिकार नैसर्गिक यानी प्राकृतिक अधिकार नहीं है। इसका मतलब यह कथन यहां पर क्या है? गलत है। तो लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल डी, केवल डी सही नहीं है, बाकी ये तीनों कथन क्या है? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉन लॉक के द्वारा नहीं लिखी गई है? पश्चिमी विचारकों को पढ़ते समय उनकी पुस्तकें, चाहे भारतीय विचारक आप लोग पढ़ रहे हैं, पुस्तकें आप लोगों को याद होनी चाहिए, यहां तक कि उनका क्रम भी आप लोगों को याद होना चाहिए कि कौन सी पुस्तक कब प्रकाशित हुई है। आइए हम लोग देखते हैं। एसेज ऑन द लॉ ऑफ नेचर, जॉन लॉक ने 1664 में, हम कह सकते हैं उसकी प्रारंभिक पुस्तकों में जो पुस्तक थी वो थी एसेज ऑन द लॉ ऑफ नेचर। दूसरी, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, यह पुस्तक भी जॉन लॉक की है, और जॉन लॉक ने इस पुस्तक में विशेष रूप से इस पुस्तक में उन्होंने अनुभववाद का सिद्धांत दिया है, क्योंकि जॉन लॉक अनुभववाद के समर्थक थे। वो मानव को जो है मनुष्य स्वभाव का जो इसमें चित्रण प्रस्तुत किया है वो अनुभववाद के समर्थक। इसका मतलब है कि मानव का मस्तिष्क कोरी स्लेट के भांति है, जो चीजें सीखी जाती वो इस जीवन में आने के बाद भी बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा उसके ऊपर सारे अक्षर लिखे जाते हैं। ये 1690 में उन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशन किया था। ऑन द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये ईसाई धर्म का इसमें बचाव किया गया है जॉन लॉक के द्वारा, ईसाई धर्म का इसमें बचाव किया गया है। ये पुस्तक भी जो है जॉन लॉक से संबंधित है। तार्किक बचाव इसमें किया है 1695 में इस पुस्तक का जो है उन्होंने प्रकाशन किया था। तो इस प्रकार से जॉन लॉक के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी नहीं है? द कॉलेज ऑफ द ग्रेटनेस, ये पुस्तक जॉन लॉक से संबंधित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। जॉन लॉक का योगदान मुख्यतः किस रूप में नहीं है? नेट दिसंबर 2016 का प्रश्न है। जॉन लॉक का योगदान किस में नहीं है, अर्थात जॉन लॉक का क्या योगदान है समाज में, जॉन लॉक का दर्शन में क्या योगदान है, राजनीति में क्या योगदान है? जॉन लॉक का योगदान है सहमति का सिद्धांत। जॉन लॉक का जो राज्य है वो सहमति का परिणाम है। जॉन लॉक स्पष्ट इस बात का उल्लेख करते हैं कि राज्य सहमति का परिणाम है, अर्थात नई पीढ़ी को भी सहमति देनी होगी, और जब राज्य सहमति का परिणाम है तो राज्य कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता है। नंबर 2, सीमित सरकार, जॉन लॉक निरंकुश राजतंत्र के बिल्कुल समर्थक नहीं थे। 2,
ट्रीटाइजेस जो उन्होंने पुस्तक लिखी उसके दो भाग है। पहले भाग में उन्होंने रॉबर्ट फिल्मर की पैट्रियार्की की जो पुस्तक है जिसमें उन्होंने पितृ सत्तात्मक और राज सत्तात्मक सिद्धांत दिया था उसकी उन्होंने आलोचना की, और दूसरी जो किताब है उसमें अप्रत्यक्ष तो हॉब्स के निरंकुशतावाद की आलोचना की है। तो जॉन लॉक निरंकुश राजतंत्र के कतई समर्थक नहीं थे। जॉन लॉक सीमित राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र, सीमित शासन के समर्थक थे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। नंबर 3, निगम निकाय के रूप में राज्य का सिद्धांत। जॉन लॉक ने निगम निकाय के रूप में राज्य का सिद्धांत नहीं दिया। वो पहले नागरिक समाज का निर्माण करते हैं, उसके बाद में जो सरकार का जो निर्माण करते हैं वो उसको सरकार के लिए ट्रस्ट शब्द का उपयोग करते हैं। तो यह कथन बिल्कुल गलत है। और तीसरा, राज्य की जैव अवधारणा के भी वो समर्थक नहीं है। राज्य की जैव जो अवधारणा होती है, जैविक अवधारणा जो होती है, जो आंगिक अवधारणा होती है, उसके अंतर्गत राज्य शरीर है और व्यक्ति उसका अंग है, और राज्य के बाहर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार की अवधारणा के समर्थक राज्य को साध्य मानते हैं और व्यक्ति को साधन मानते हैं, जबकि जॉन लॉक व्यक्ति को साध्य मानते हैं और राज्य को साधन मानते हैं। जॉन लॉक का मानना है कि राज्य कृत्रिम संस्था है, अर्थात राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के हित के लिए आया है, अतः व्यक्ति साध्य है और राज्य क्या है, साधन है। तो इस प्रकार से ए और बी, और ये विकल्प है आप लोगों के 4 नंबर में, तो ये इसका सही रहेगा। चलिए 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधायी, कार्यकारिणी और संघीय शक्तियों के अस्तित्व की बात करते हैं? इसका उत्तर तो फाइनली आप लोग जानते हैं, जॉन लॉक ही होगा, लेकिन इस बात को समझना होगा। जॉन लॉक चूंकि सीमित सरकार का समर्थन करते हैं, जॉन लॉक व्यक्ति के हितों की अधिक बात करते हैं, वो उदारवाद के समर्थक थे, उदारवाद की अवधारणा, उदारवाद के जनक उनको माना जाता है। जॉन लॉक राज्य की शक्तियों को कम करना चाहते थे, इसलिए जॉन लॉक का मानना था कि जब तक शक्तियां पृथक नहीं होगी तब तक निरंकुश शासन रहेगा। अतः उन्होंने शासन को 3 भागों में बांटा और उनका नाम दिया विधायी सत्ता, कार्यपालिकाई सत्ता और जो है संघीय सत्ता। विधायी सत्ता जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी जॉन लॉक की दृष्टि में, और उसका मुख्य कार्य था कानूनों का निर्माण करना। लेकिन जो कार्यपालिकाई सत्ता थी उसका मुख्य कार्य था कानूनों को क्रियान्वित भी करना, और जॉन लॉक ने कार्यकारिणी सत्ता को न्याय संबंधी अधिकार भी दिए, जबकि जो संघीय सत्ता थी उसका कार्य है संधि करना, विदेश संबंधों को स्थापित करना। तो इस प्रकार से जॉन लॉक ने शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत का यहां पर प्रतिपादन भी किया। हम कह सकते हैं ये मॉन्टेस्क्यू के पूर्वगामी भी थे जिन्होंने इस प्रकार स्पष्ट बात की, और शक्तियों का पृथकीकरण करके सरकार के तीनों अंगों को अलग अलग करके जॉन लॉक ने नियंत्रित, हम कह सकते हैं सीमित शासन की अवधारणा को साकार किया। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा आपके जॉन लॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया कि नागरिक शक्ति, यानी कि नागरिक जो शक्ति है, जिस नागरिक समाज का जो निर्माण किया और उस नागरिक समाज को सोशल जो है जो सिविल सोसाइटी है, उस सिविल सोसाइटी को जॉन लॉक के व्यक्ति 3 प्राकृतिक अधिकार अपने पास में रखकर अन्य सभी प्राकृतिक अधिकार उनको सौंप देते हैं। दंड के साथ कानून बनाने का अधिकार, और नागरिक समाज को व्यक्ति ने क्या अधिकार दिया कि आप कानून बनाएं, प्राकृतिक नियम कौन से हैं उसको तय करें, कानूनों को तय करें, और यदि उसका कोई पालन नहीं करता तो उसको दंड दें। संपत्ति का नियमन, अर्थात संपत्ति का अधिकार व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, कोई भी उसकी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए, इस बात का ध्यान नागरिक समाज रखे, उसका संरक्षण करे। समुदाय की ताकत को ऐसे नियमों में क्रियान्वयन में लगाना उपयुक्त सभी केवल आम जनता के भले के लिए है। नागरिक सोसाइटी, सिविल सोसाइटी का निर्माण आम जनता की भलाई के लिए किया गया है। सिविल सोसाइटी ने जो सरकार का निर्माण किया दूसरे समझौते के तहत, वो भी जनहित के लिए किया गया है, क्योंकि राज्य जन सहमति का परिणाम है। ये विचार किसके हैं? जॉन लॉक के हैं। इस बात का ध्यान रखना। ये प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है, नेट दिसंबर 2014 और नेट 2017 में। प्रश्न रिपीट होते हैं, आप ऐसे बहुत से प्रश्नों को देख सकते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप लोगों को अवश्य देखना चाहिए, प्रीवियस एग्जाम के प्रश्नों को अवश्य देखना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विचारक ने यह तर्क दिया कि जॉन लॉक बुजुर्गवाद वर्ग के अधिनैयिकवाद का समर्थन करते हैं? जॉन लॉक बुजुर्गवाद वर्ग के अधिनैयिकवाद यानी मध्यम वर्ग, या हम कह सकते हैं पूंजीपति वर्ग के हितों की बात करते हैं। वो निजीकरण की बात करते हैं, वो निजी संपत्ति की बात करते हैं, वो बुद्धिशाली लोग और बुद्धिहीन लोगों में अंतर करते हैं। जॉन लॉक के विचारों को आप देखेंगे, जॉन लॉक के आप संपत्ति के सिद्धांत को देखेंगे तो आप जानेंगे कि जॉन लॉक ने अत्यधिक संपत्ति के अधिग्रहण पर कुछ प्रतिबंध अवश्य लगाए। वो सीमित संपत्ति एकत्रित करने के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने जो प्रतिबंध लगाए वो प्रतिबंध आसानी से, जब से पूंजी अस्तित्व में आई, जब से मुद्रा अस्तित्व में आई है, वो प्रतिबंध समाप्त हो गए और व्यक्ति असीमित संपत्ति को एकत्रित कर सकता है जॉन लॉक के अनुसार। अब व्यक्ति जब असीमित संपत्ति को एकत्रित कर सकता है, इसका मतलब अमीर ज्यादा अमीर होंगे और गरीब ज्यादा गरीब होंगे। जॉन लॉक के अनुसार कोई उत्पादन की दृष्टि से यदि संपत्ति को एकत्रित कर रहा है,
तो उसको ये नहीं पूछा जाएगा कि इतनी संपत्ति क्यों एकत्रित की जा रही है। तो इस प्रकार से पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा है। जॉन लॉक का कहना है कि विवेक शून्य और विवेक धीन दो प्रकार के लोग होते हैं, अर्थात जो लोग जिनके पास संपत्ति होती है उनमें विवेक की प्रधानता होती है और वही नागरिक समाज के स्थायी सदस्य होते हैं। जिनमें विवेक शून्य होता है वो राजनीतिक सत्ता की मांग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जॉन लॉक ने बहुमत के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो भी संपत्तिशाली लोगों के, विवेक प्रधान लोगों के हित की बात है। इस प्रकार से जॉन लॉक के जो विचार है वो वास्तव में पूंजीवाद के समर्थक है। वास्तव में वो बुजुर्गा समाज, बुजुर्गा वर्ग के अधिनैयकवाद की बात करते हैं। ये आरोप लगाए हैं सीबी मैकफर्सन ने। और सीबी मैकफर्सन ने जॉन लॉक को जो है स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद का भी स्वत्वमूलक व्यक्तिवादी विचारक भी उसको कहा है। स्वत्वमूलक व्यक्तिवादी विचारक का मतलब है कि एक ऐसा विचारक जो व्यक्ति के जीवन, व्यक्ति की संपत्ति, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की क्षमताओं को, व्यक्ति की खुद की समझता है। वो किसी के ऊपर इस बात को लेकर निर्भर नहीं, उसका वो कैसे यूज करे, कैसे उसका प्रयोग करे, उसको हम स्वत्वमूलक व्यक्तिवादी विचारक के नाम से जानते हैं। और जॉन लॉक के विचार इसी प्रकार के हैं। सीबी मैकफर्सन ने हॉब्स को भी स्वत्वमूलक व्यक्तिवादी विचारक माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉक का निबंध जो है कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इसका खंडन किसने किया है? लॉक का निबंध कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इसका खंडन है। यानी कि ये जो कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो उसका पुस्तक है, इसमें किसका खंडन किया हुआ है? वास्तविकता तो यह है कि जो लॉक की जो ट्रू ट्रीटाइज जो पुस्तक है वो रॉबर्ट फिल्मर की पैट्रियार्की का खंडन करती है, उसकी आलोचना करती है। लेकिन जॉन लॉक ने इस पुस्तक में जो मानव स्वभाव की जो बात की है, जिसमें उसने अनुभववाद का समर्थन किया है कि व्यक्ति जन्म से कुछ भी सीख कर नहीं आता है, उसका जो मस्तिष्क है वो कोरी स्लेट की भांति है। तो इस कारण से वो जो सर रॉबर्ट फिल्मर जो थे और उनकी जो पुस्तक पैट्रियार्का है, जो इस बात को स्वीकार करती है कि ईश्वर ने पहला जो राजा एडम्स उसको ही पहला पिता बनाया और उसी को पहला राजा बताया, और बाकी सभी जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनसे जो वंशानुगत रूप से सत्ता प्राप्त करते हैं, इस बात को जॉन लॉक ने जो है अस्वीकार कर दिया था। तो पितृसत्तात्मक सत्ता की भांति ही राज्य सत्ता होती है, ये रॉबर्ट फिल्मर का कहना था। वो राजा के देवी अधिकारों की जो बात करता है, ये रॉबर्ट फिल्मर का कहना था, जिसकी आलोचना की, जिसका खंडन किया जॉन लॉक ने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सर रॉबर्ट फिल्मर का पैट्रियार्का। अगला प्रश्न, 3 प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन जॉन लॉक करता है। एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के रचयिता जॉन लॉक है, हम बात कर चुके हैं ऊपर। जॉन लॉक के मतानुसार राज्य अस्तित्व में क्यों आया, इस प्रश्न पे हम लोग रुकते हैं। जो सामान्य प्रश्न है उसका सीधा से हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। जॉन लॉक के अनुसार राज्य अस्तित्व में आया है एकल समझौते के द्वारा नहीं, मूल समझौता जिसे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं उसके तहत तो सिविल सोसाइटी अस्तित्व में आई थी। दूसरा, द्विपक्षीय समझौते के द्वारा, यह बात बिल्कुल सही है। जॉन लॉक 2 समझौते की बात करता है, हॉब्स 1 समझौते की बात करता है। हॉब्स एक ही समझौते में समाज, राज्य और सरकार का निर्माण की बात करता है, क्योंकि वो उसमें अंतर नहीं करता है। लेकिन जॉन लॉक 2 समझौते की बात करता है। हालांकि जॉन लॉक के पूरे सिद्धांत में कहीं पर भी 2 समझौते का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन सेबाइन का मानना है कि जॉन लॉक 2 समझौते का प्रतिपादन करता है। लेकिन उसके विचारों को पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि वो राज्य और सरकार में अंतर करता है। तो पहले समझौते के तहत तो सिविल सोसाइटी, राज्य अस्तित्व में आता है, लेकिन इसका मतलब है कि सरकार को अस्तित्व में लाने के लिए एक और समझौता किया जाता है, जिसे हम दूसरा समझौते के नाम से जानते हैं। उसके लिए वो ट्रस्ट शब्द का भी प्रयोग करता है, जिसके तहत सरकार अस्तित्व में आती है। तो जॉन लॉक के सिद्धांतों में 2 समझौते के आभास हम लोगों को होता है, स्पष्टतः कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉक ने प्रतिपादित किया, तो लॉक ने क्या प्रतिपादित किया? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, अधिकारों का नैतिक सिद्धांत या अधिकारों का समाज कल्याणकारी सिद्धांत। जॉन लॉक को हम प्राकृतिक अधिकारों के कारण ही जानते हैं। जॉन लॉक ने व्यक्ति के 3 प्राकृतिक अधिकार बताए। चलिए, जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी कैसी? समाजवादी, पूर्व राजनीतिक, पूर्व सामाजिक या ऐतिहासिक? जॉन लॉक प्राकृतिक अवस्था के बारे में पहली बात वो ये जो लिखता है कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में सामाजिक प्राणी था। सामाजिक प्राणी था तभी तो वो प्रेम से रह रहा था, उसमें विवेक की प्रधानता थी, वो प्राकृतिक नियमों का निर्माण स्वयं करता था, प्राकृतिक नियमों की व्याख्या भी करता था और दंड भी देता था। मनुष्य सामाजिक था, वो प्रेम से रहता था, एक दूसरे का सहयोग करता था, अच्छा था। तो इस प्रकार से पूर्व सामाजिक होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था
पूर्व राजनीतिक थी क्योंकि उस समय राज्य अस्तित्व में नहीं था, उस समय सरकार अस्तित्व में नहीं थी। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा कि जॉन लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था थी वो पूर्व राजनीतिक थी, जबकि हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों थी। क्योंकि ना तो वो व्यक्ति को सामाजिक प्राणी मानता है क्योंकि वो तो आसुरी प्रवृत्ति का है, वो हिंसक प्रवृत्ति का है, वो तो एक दूसरे के प्राण लेने के लिए तुलावा है, उसको समाज से कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन जॉन लॉक का मानव प्राकृतिक अवस्था में सामाजिक प्राणी अवश्य था क्योंकि वो मानव को सामाजिक प्राणी मानता है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वो पूर्व राजनीतिक व्यवस्था थी, प्राकृतिक अवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रीटाइजेस जो उसकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये जो ट्रीटाइजेस जो उसकी पुस्तक है वो 1619 में प्रकाशित होती है, यानी कि हम कहेंगे कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के 2 वर्ष में बाद में। ये जो पुस्तक है इसका प्रख्यात लेखक कौन है, ये तो हम सबको पता है कि जॉन लॉक है, लेकिन जॉन लॉक की 2 खंड है इसमें। वहां लिखते हैं कि जॉन लॉक की टू ट्रीटाइज पुस्तक 2 नाली बंदूक है, जिसकी एक नाली उसने रॉबर्ट फिल्मर की तरफ तान रखी है और दूसरी नाली से वो हॉब्स का शिकार करता है, निरंकुशतावाद का जो सिद्धांत हॉब्स ने दिया था, और उसका वो विरोध करता है क्योंकि वो सीमित राज्य का समर्थक है, वो निरंकुश राजतंत्र का समर्थक नहीं है। और पहली नली के माध्यम से वो बंदूक तान के रखता रॉबर्ट फिल्मर के ऊपर, क्योंकि रॉबर्ट फिल्मर पितृसत्तात्मक सत्ता के समान ही राज्य सत्ता को समझता है और उसका मानना है कि देवीय अधिकार राजा के पास में है और पीढ़ी दर पीढ़ी सभी पिता और सभी राजा उसी से उत्तराधिकार में संपत्ति जो है अधिकार प्राप्त करते हैं। जॉन लॉक ने इसका पूर्णतः क्या किया था, खंडन किया था। आशा करते हैं कि जो प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर आए आप लोगों को जरूर पसंद आ रहे होंगे, और यदि आपको ये प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो आप हमारी मोबाइल ऐप पॉलिटिकल एकेडमी में आप लोग आइए, आप अपने प्ले स्टोर से पॉलिटिकल एकेडमी लिखकर ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ बहुत सी कक्षाएं आप लोगों को मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे, उनको आप लोग जरूर देखें। और इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आप जानना चाहते हैं, इस प्रकार की पूरे चीजें आप लोगों को एक जगह मिले, तो आप हमारे मोबाइल ऐप से हमसे जुड़ सकते हैं स्कूल व्याख्याता की, यदि आप तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न, चूंकि इस प्रश्न पर चर्चा करने से पहले एक बात आप लोगों की क्लियर कर देना चाहता हूं कि जॉन लॉक संपत्ति के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार मानते हैं। आप जानते हैं कि जॉन लॉक ने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को संपत्ति के अधिकार में समाहित माना है, और जॉन लॉक प्राकृतिक अवस्था में भी 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है। राज्य के अस्तित्व में आने के बाद भी व्यक्ति के पास में 3 प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षित रखता है, और राज्य का सरकार का मूल ध्येय, मूल उद्देश्य ही उन प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा की बात करता है। यह बात आपके ध्यान में है तो ये प्रश्न इजीली आपके हल हो जाएगा। संपत्ति इतनी पवित्र है कि संप्रभु इसे छू तक नहीं सकता। ये कथन किसका है? जॉन लॉक का है, क्योंकि जॉन लॉक व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार का बहुत अधिक समर्थन करता है। जॉन लॉक तो यहां तक कह देते हैं कि व्यक्ति अपने संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा के लिए ही नागरिक समाज में प्रवेश करता है, यानी कि जो नागरिक सोसाइटी, सिविल सोसाइटी का वो निर्माण करता है, और उसके बाद में जो गवर्नमेंट का जो निर्माण होता है, सरकार या शासन जो दूसरे समझौते के तहत अस्तित्व में आता है, उन सबका मूल उद्देश्य व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति, नागरिक समाज, राज्य जो कि पहले समझौते के तहत, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के तहत अस्तित्व में आता है, में उतना ही स्वतंत्र है जितना प्राकृतिक अवस्था में था। यह कथन तो जॉन लॉक का है, क्योंकि जॉन लॉक के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि प्राकृतिक अवस्था के बाद जो मनुष्य जिस सिविल सोसाइटी का निर्माण करता है मूल कॉन्ट्रैक्ट के तहत, उसके तहत वो अपने समस्त अधिकार उसको नागरिक समाज को नहीं सौंपता है। वो 3 प्राकृतिक अधिकार अपने पास में रखता है, इसलिए वो उतना ही स्वतंत्र प्राकृतिक अवस्था में है और उतना ही स्वतंत्र वो राज्य के अस्तित्व में आने के बाद में है। आप सोच रहे होंगे फिर राज्य के आने के बाद फर्क क्या पड़ा, फिर व्यक्ति ने राज्य का निर्माण क्यों किया, फिर सामाजिक समझौता क्यों किया? उसका कारण था कि प्राकृतिक अवस्था में 3 असुविधाएं थी। कितनी असुविधाएं थी? 3। पहली कि प्राकृतिक कानून कौन से होंगे और कौन से नहीं होंगे, उनकी निश्चित परिभाषा करने वाली कोई संस्था नहीं थी। नंबर 2 उनको क्रियान्वित करने वाली कोई संस्था का अभाव था, और उनको लागू करने वाली, उनका उल्लंघन करने पर दंड देने वाली कोई संस्था नहीं थी। यह कार्य व्यक्ति खुद ही करता था, तो उससे पक्षवाद की संभावना रहती थी। इसलिए उसने प्राकृतिक अवस्थाओं की 3 असुविधाओं को दूर करने के लिए उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से पहले सिविल सोसाइटी और उसके बाद में गवर्नमेंट का निर्माण करता है। 20वां प्रश्न, जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था का लक्षण है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था, व्यक्ति स्वभाव से क्रूर और झगड़ालू था? नहीं। यह किसकी प्राकृतिक अवस्था है? हॉब्स की है। व्यक्ति के पास 3 प्राकृतिक अधिकार थे? बिल्कुल सही है। अशांत व्यवस्था थी? बिल्कुल नहीं थी। लॉक की प्राकृतिक अवस्था बहुत शांतिपूर्ण थी। व्यक्ति के पास कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं था, नहीं, उसके पास 3 प्राकृतिक अधिकार थे। बहुत सरल प्रश्न है। अगला, लॉक ने समर्थन किया है
केवल शक्तिशाली राज्य का? नहीं। किसने किया था? हॉब्स ने किया था, निरंकुश राजतंत्र की बात करता है। केवल अधिनायकवादी राज्य का? नहीं। यह भी कौन बात करता है? हॉब्स बात करता है। दोनों शक्तिशाली और अधिनायकवाद राज्य का? नहीं, वो शक्तिशाली और अधिनायकवादी राज्य का भी बात नहीं करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वो संवैधानिक राज्य की बात करता है। संवैधानिक राज्य का मतलब है कि राज्य कानून के अनुसार चले, क्योंकि जॉन लॉक जो इंग्लैंड में जो संवैधानिक राजतंत्र है वर्तमान में, इसका तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री जो है जनता द्वारा निर्वाचित होता है। कॉमन सभा में बहुमत दल का नेता जो देश का प्रधानमंत्री बनता है, और वहां का राजा परंपराओं के अनुसार जो है संवैधानिक राजतंत्र के तहत वो प्रथम, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति है वैसे वहां पर राजा है, और जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री वैसे वहां पर भी प्रधानमंत्री है। दोहरी कार्यपालिका है, संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन में है। आप जानते हैं कि ब्रिटेन संसदीय शासन व्यवस्था की जननी माना जाता है। ये सारी व्यवस्थाएं ब्रिटेन में कब स्थापित हुई? 1688 में, गौरवपूर्ण क्रांति के बाद में, और जॉन लॉक इसका समर्थक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन, बहुत अच्छा प्रश्न है कि जॉन लॉक को आधुनिक उदारवाद का जनक माना जाता है। जॉन लॉक को आधुनिक उदारवाद का जनक इसलिए माना जाता है क्योंकि उसने सीमित सरकार की बात कही, उसने सहमति के राज्य की अवधारणा का प्रस्तुतिकरण किया, वो व्यक्ति के 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, वो कानून के शासन की बात करता है, वो व्यक्ति के हित की बात करता है, इसलिए उसको उदारवाद का जनक हम लोग कहते हैं। वो व्यक्ति को विवेकशील प्राणी मानता है। तो जॉन लॉक को आधुनिक उदारवाद का जनक मानते, यह कथन तो ठीक सही है। सबसे पहले हमें देखना है कि दूसरा कथन गलत है या सही, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा कथन, लॉक सीमित सरकार की रूपरेखा प्रस्तुत करने वाला प्रथम विचारक है। बिल्कुल, इससे पहले आप लोग चाहे प्लेटो के राज्य को देखें, चाहे एरिस्टोटल के राज्य को देखें, चाहे आप मैकियावली के राज्य को देखें, चाहे हॉब्स के राज्य को देखें, सब राज्य को ज्यादा महत्व देते हैं। जॉन लॉक पहला व्यक्ति था जिसने सीमित सरकार की बात कही, सीमित शासन की बात कही, संवैधानिक राज्य की बात कही, उसको निरंकुशता नहीं दी। तो दोनों कथन सही है। चूंकि जॉन लॉक उदारवाद का जनक क्यों माना जाता है? क्योंकि उसने सीमित सरकार की रूपरेखा प्रस्तुत की। कथन भी सही है, कारण भी सही है, और व्याख्या भी हो रही है। कथन व कारण दोनों सही है, किंतु कथन कारण की सही व्याख्या नहीं है। एक बात का ध्यान रखना है, अक्सर हम पेपर अटेंड करते तो हमें लगता है कि पहला विकल्प यही होगा कि कथन भी सही, कारण भी सही, और उसकी व्याख्या कर रहा है, लेकिन कई बार चेंज हो जाते हैं। देख लिया इस प्रश्न में, यूपीएससी का 2001 का प्रश्न था, यूपी पीएससी 2001 का प्रश्न था, जिसमें दूसरे में दे रखा है कि कथन और कारण दोनों सही है और दोनों इसकी क्या कर रहे हैं? व्याख्या कर रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला 23, आधुनिक यूरोपीय राजनीतिक दर्शन में इस विचार का प्रतिपादन किसने किया कि प्रत्येक व्यक्ति उतनी ही भूमि का स्वामी जितनी पर वो स्वयं खेती कर सकता है? इसका मतलब है वही श्रम का सिद्धांत कि व्यक्ति जो प्रकृति है, जो धरती है, वो ईश्वर की देन है, उसके जो फल है वो सबके हैं, अतः सब सामूहिक रूप से उनका उपयोग करें। ये उनकी साझी विरासत है। ये उनकी कैसी विरासत है? ये उनकी साझी विरासत है, अर्थात सब मिलकर उसका उपयोग करें। और कौन सी भूमि किसकी होगी, उसकी निजी संपत्ति कौन सी होगी, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी कौन सी होगी, जितना उसमें वो क्या मिला देगा? श्रम मिला देगा। इसका मतलब है कि वो जितनी जमीन पर खेती कर सकता है वो जमीन उसकी होगी। ये बात किसने कही थी? जॉन लॉक ने कही थी। किसने कही थी? जॉन लॉक ने कही थी। अगला प्रश्न, संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रथम प्रस्तुतकर्ता कौन था? इसका उत्तर स्पष्ट हो जाएगा, जॉन लॉक। आगे, सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादन किस विचारक ने किया था? सीमित सरकार का सबसे पहले प्रतिपादन करने वाला भी कौन था? जॉन लॉक ही था। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि वो कानून के शासन का समर्थन करता है, संविधान के सरकार का समर्थन करता है। अगला प्रश्न, लॉक के अनुसार सरकार आधारित होनी चाहिए। पहले से ही आपकी बात हम क्लियर कर चुके हैं कि जॉन लॉक सहमति के सरकार का समर्थन करता है, कि राज्य सहमति का परिणाम है, सरकार सहमति का परिणाम है। इसका मतलब है कि जॉन लॉक के अनुसार सरकार आधारित होनी चाहिए सहमति पर, जनमत पर नहीं, अंत्यकरण पर नहीं, क्रियाशक्ति पर नहीं। किस पर आधारित होनी चाहिए? सहमति पर आधारित होनी चाहिए। अगला प्रश्न, लॉक समर्थक थे। लॉक किसके समर्थक थे? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के? नहीं। सर्वहारा वर्ग के आधिपत्य के? नहीं। निरंकुश राजतंत्र के? बिल्कुल नहीं। वो किसके समर्थक थे? वो थे प्रतिनिधि प्रजातंत्र के। जॉन लॉक प्रतिनिधि या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के क्या थे? समर्थक थे। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसलिए कहा जाता है कि जॉन लॉक ने उस समय अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात कर दी जिस समय लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अस्तित्व में ही नहीं थी, क्योंकि उस समय राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ही अस्तित्व में थी। अगला प्रश्न तो बहुत सरल है, जॉन लॉक कहां के निवासी थे? इंग्लैंड के थे। ऐसे प्रश्न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट,
जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार का तात्पर्य है, प्राकृतिक अधिकार का तात्पर्य क्या है? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। ध्यान रखना, जॉन लॉक समानता के अधिकार को प्राकृतिक अधिकारों में शामिल नहीं करता है। जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, इन तीन अधिकारों को इसमें क्या करता है, वो शामिल करता है। और ठीक से इन तीनों अधिकारों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। कथन कारण का प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है, जरा देखिए। जॉन लॉक को स्वत्व मूलक व्यक्तिवाद प्रदर्शित होता है, और यह किसने कहा? सीबी मैकफर्सन ने। सीबी मैकफर्सन ने यह बात कही थी। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जॉन लॉक का मानना है कि व्यक्ति अपना मालिक खुद है, वो किसी के अधीन नहीं है। उसकी संपत्ति, उसके अधिकार का वो जैसे प्रयोग करे कर सकता है, क्योंकि वो किसी के अधीन नहीं है। कारण, पहले यह कथन तो एकदम सही है, मैकफर्सन ने उसको बात कही और ये बात सही भी है। दूसरा, जॉन लॉक केवल हितों की वृद्धि के पक्षधर नहीं थे, यह बात भी सही है। व्यक्तिगत हितों के वो पक्षधर इसलिए नहीं थे क्योंकि जॉन लॉक बहुमत का सिद्धांत देते हैं। जॉन लॉक का कहना है कि नागरिक समाज का एक बार निर्माण हो जाने के बाद में जो है, नागरिक समाज के जो विवेकशील व्यक्ति, जो संपत्तिशाली व्यक्ति, वही उसके मूल सदस्य होते हैं और वही उसके परमानेंट सदस्य होते हैं। उनके द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है, एक बार नागरिक समाज का निर्माण होने के बाद में सभी लोगों को उसका जो है उस निर्णय को मानने के लिए वो क्या है, बाध्य है। तो वो केवल व्यक्तिगत हितों की वृद्धि की बात नहीं करते, बल्कि वो बहुमत के सिद्धांत का प्रतिपादन भी करते हैं। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, लेकिन इस कथन का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बात इस बात को स्पष्ट नहीं कर रही है, इसलिए कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ये वाला इसका उत्तर माना जाएगा। चलिए, 10 प्रश्न और बचे हैं, हमारे साथ बने रहे। और फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटिकल एकेडमी ऐप, जो हमने कमेंट्स बॉक्स में उसका लिंक भी दे रखा है, उससे आप अवश्य डाउनलोड करें। आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने विश्वास आश्रित न्यास की अवधारणा प्रस्तुत की है? चूंकि हम बात कर चुके हैं कि जॉन लॉक दूसरे समझौते के तहत जिस सरकार का निर्माण करता है, उसके लिए वो ट्रस्ट शब्द का प्रयोग करता है। उसके लिए जो है विश्वास आधारित न्यास वो उसके मानता है। तो ये बात किसकी है? जॉन लॉक की है। अगला प्रश्न, जॉन लॉक किसका समर्थन नहीं करता है? पहला, भेदमूलक विवेकशीलता का। तो ध्यान रखना, जॉन लॉक भेदमूलक विवेकशीलता का समर्थन करता है। जॉन लॉक भेदमूलक विवेकशीलता का समर्थन इसलिए करता है कि वो स्पष्टतः कहता है कि समाज में कुछ विवेकशील है और कुछ विवेक शून्य है। जो संपत्तिशाली है, जिनके पास में, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को वो बहुत अधिक महत्व देता है, जिनके पास में संपत्ति है वो विवेकशील है, अतः उनके संपत्ति या उनके जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी विवेकशील है। कुछ लोग जिनके पास संपत्ति नहीं है, जो गरीब है, वो विवेक शून्य है, अतः वो राज्य सत्ता में, शासन व्यवस्था में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि उनमें विवेक नहीं है। ये इस प्रकार की भेदमूलक विवेकशीलता का प्रतिपादन जॉन लॉक ने किया है। इसलिए तो सीबी मैकफर्सन ने उन्हें बुजुर्गा वर्ग के अधिनैयकवाद का प्रतिपादक या प्रवक्ता कहा है। तो बिल्कुल बात सही है। सरकार के पितृसत्तात्मक आधार का प्रतिपादन करते हैं रॉबर्ट फिल्मर अपनी पुस्तक पैट्रियार्की में, जिसका खंडन किया है जॉन लॉक ने। मूल्य के श्रम सिद्धांत का, यह बात बिल्कुल सही है। और सीमित सरकार का, यह बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के ये। एक राज्य में सर्वोच्च शक्ति एक नहीं, दो होती है, एक सरकार के पास और दूसरी जनता के पास में। यह कथन तो आपको पता है, जॉन लॉक के प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इसका उत्तर तो जॉन लॉक होगा। लेकिन समझना होगा आप लोगों को, जॉन लॉक राज्य को सहमति का परिणाम मानता है। जॉन लॉक का कहना है कि सत्ता एक जगह नहीं, दो जगह होती है। जनता में, क्योंकि उसको क्रांति का अधिकार है, और सरकार, क्योंकि उसका निर्माण किया गया है। तो केवल सरकार निरंकुश नहीं है, वो सरकार के पास में भी सत्ता है और जनता के पास में भी सत्ता है, क्योंकि वो जन सहमति के राज्य का समर्थन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से लॉक के सामाजिक अनुबंध के विभिन्न अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। जॉन लॉक सबसे पहले मानव समाज की बात करता है, उसके बाद में प्राकृतिक अवस्था की बात करता है, और उसके बाद में नागरिक समाज का निर्माण होता है। देखिए, सबसे पहले सिविल सोसाइटी का निर्माण होता है मूल अनुबंध के तहत, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के तहत, और उसके बाद दूसरा जो समझौता, जिसका लॉक ने स्पष्टता उल्लेख नहीं किया है, उसके तहत सरकार का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले आ जाएगा आप लोगों के प्राकृतिक अवस्था, नंबर 2 आ जाएगा आप लोगों के सामाजिक अनुबंध, यानी प्राकृतिक अवस्था के बाद में जो है सामाजिक समझौता होता है, और उसके बाद में पहले नागरिक समाज अस्तित्व में आता है, उसके बाद में
जो है सरकार अस्तित्व में आती है। तो सी सबसे पहले कहां है? यहां है। केवल सी से आएगा नहीं उत्तर, कई बार आप लोगों को पूरे भी देखने होते हैं, क्योंकि यहां भी यदि सी दे दें तो दिक्कत हो सकती है। तो सारी चीजें आप लोगों के क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट, मनुष्य के नागरिक समाज में सम्मिलित होने का उद्देश्य उसकी संपत्ति की सुरक्षा है। यह तो जॉन लॉक का कथन है ही, कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, जॉन लॉक को ब्रिटिश क्रांति का सिद्धांतवादी माना जाता है। उसका राजनीतिक दर्शन उसकी आधारशिला रखता है। जॉन लॉक ब्रिटिश क्रांति का सिद्धांतवादी माना जाता है। जॉन लॉक चाहते थे कि क्रांति हो ताकि सीमित शासन की स्थापना की जा सके, इसलिए जॉन लॉक को 1688 में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई उसका समर्थक माना जाता है। वास्तव में वो समर्थक था भी था। तो इसका मूल उद्देश्य क्या था? उसका मूल उद्देश्य था कि वो उदारवाद का जनक था, वो उदारवादी राज्य के सिद्धांत का समर्थक था, न कि सत्तावादी। हालांकि वो पंथ निरपेक्ष राज्य का सिद्धांत का भी बिल्कुल वो सहिष्णुता की बात करता है, लेकिन निरंकुश की तो बिल्कुल नहीं करता। लेकिन वो उदारवादी राज्य के सिद्धांत को, और उदारवादी राज्य का मतलब भी होता है कि राज्य सहिष्णु होना चाहिए, धर्म में उसको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, राज्य सीमित होना चाहिए, जनता के अधिकारों के हितों की सुरक्षा उसको करनी चाहिए। उसी को तो हम उदारवादी राज्य कहते हैं। नेक्स्ट, लॉक ने किस सिद्धांत का समर्थन किया है? असीमित संप्रभुता का तो उसने बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया। सीमित संप्रभुता, बिना संप्रभुता का राज्य हो ही नहीं सकता है। सामान्य संकल्प की, सामान्य इच्छा की बात रूसो ने कही थी, उसने सीमित संप्रभुता की बात कही है। कहीं पर भी स्पष्टतः जॉन लॉक के सिद्धांत में संप्रभुता जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन उसका जो सिद्धांत है उसमें सीमित संप्रभुता का आभास होता है, क्योंकि राज्य के पास में जो शक्तियां हैं वो सीमित है, वो सीमित राज्य है, वो संवैधानिक राज्य है। नेक्स्ट, संविदावादियों में, इनकी जो सामाजिक समझौता के जितने भी सिद्धांतक है, कौन राज्य को प्राकृतिक अधिकारों से सीमित मानता है? इनकी राज्य प्राकृतिक अधिकारों से सीमित है। तो प्राकृतिक अधिकारों की बात कौन करता है? जॉन लॉक करता है। और राज्य के पास में शक्तियां हैं, लेकिन वो प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता, वो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों में कमी नहीं कर सकता जॉन लॉक के अनुसार। जॉन लॉक का विश्वास था कि संप्रभु यानी कि जो राजा है समस्त कानूनों का प्रमुख करता है। नहीं, कानून प्राकृतिक कानूनों से तय होंगे कि कौन से कानून होंगे। यदि समस्त कानूनों का प्रमुख करता यदि संप्रभु होगा तो वो अपनी मनमर्जी से शासन करेगा। यह हॉब्स बात कहता है कि संप्रभु के आदेश ही कानून है, विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। यह बात बिल्कुल सही है कि जो भी कानून है उससे वो बंधा हुआ है, समस्त कानूनों से ऊपर नहीं है। यह हॉब्स बात कहता है, वो तो कानूनों से शासित है, क्योंकि जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक कानून कभी समाज में समाप्त नहीं होते, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका 2 नंबर होगा कि वो विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ। आइए अंतिम प्रश्नों की हम लोग चर्चा करते हैं। और आपको हमारी कक्षा पसंद आई है तो इसको शेयर जरूर करें, आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें, और कमेंट्स करके भी बताएं कि ऐसे ये प्रश्न आपको कैसे लगे और आपको ये कक्षा कैसी लगी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लॉक ने सरकार और राज्य जैसे शब्दों में भ्रम उत्पन्न किया है। नहीं, भ्रम उत्पन्न नहीं किया है। वो तो स्पष्टतः पहले समझौते के तहत राज्य का नागरिक समाज का निर्माण करता है और दूसरे समझौते के तहत सरकार का निर्माण करता है। लॉक सरकार को राज्य से श्रेष्ठ मानता है? नहीं, वो राज्य से श्रेष्ठ सरकार को मानता ही नहीं। वो तो सिविल सोसाइटी को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है, वो तो उसके प्रति उत्तरदायी है सरकार। तो लॉक ने सरकार और राज्य में भेद किया है, ये बात बिल्कुल सही है। लॉक ने सरकार और राज्य में भेद नहीं किया है, तो ये वाला सही है, क्योंकि वो पहले समझौते के तहत एक सिविल सोसाइटी का निर्माण करता है और उसके बाद में जो है सरकार का निर्माण करता है। लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी, प्रश्न रिपीट है, यह पूर्व राजनीतिक थी, क्योंकि राजनीतिक राज्य उस समय अस्तित्व में नहीं था, जबकि वो मानव को सामाजिक मानता है, तो पूर्व सामाजिक नहीं थी। निम्नलिखित विचारकों में से किसका सुझाव है कि संपत्ति का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रता का आधार है? मैं पहली बार से कह रहा हूं, शुरू से ही कह रहा हूं कि उसने संपत्ति के अधिकार में ही नित माना है, स्वतंत्रता के अधिकार और जीवन के अधिकार को। तो इस प्रकार से ये बात किसकी कहनी है? जॉन लॉक की कहनी है। इस प्रकार से हमने सारे प्रश्नों को हल कर दिया है और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की है जॉन लॉक के आज तक आए हुए प्रश्नों की। आगे लिखा हुआ भी है कि कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में आया। हालांकि मैंने एक एक प्रश्न ये नहीं बताया कि इस एग्जाम में आया हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका एक एक मिनट भी खराब होता तो 10-20 मिनट और लग जाते इस कक्षा में। कम समय में आपको अधिक से अधिक मिले, यही हमारा ध्येय है, यही हमारा उद्देश्य है कि आपके लक्ष्य प्राप्ति में हम सारथी कैसे बन सकते हैं, एक मार्गदर्शक की भूमिका कैसे निभा सकते हैं, और इसी प्रकार का प्रयास हम अनवरत कर रहे हैं। तो जॉन लॉक के हमने प्रश्न देखें। यदि आपको इस प्रकार की कक्षाएं अच्छी लगती है तो आपका हमारा पॉलिटिकल एकेडमी ऐप में हार्दिक स्वागत है। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर पॉलिटिकल एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ बहुत सी कक्षाएं आपको मिलेगी, हमारे नोट्स भी मिलेंगे, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए
हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। कमेंट्स करके अवश्य बताएं हमारी ये कक्षा आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।